हेलो डियर्स, हम लोग जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसी में एक आगे का चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, या हिंदी में कहा जाता है कृषि जलवायु प्रदेश। अच्छा, ये जो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं इसमें कौन कौन से हैं वो आप हम पढ़ लेते हैं। पहला है तराई, फिर है पश्चिमी मैदान, फिर है मध्य पश्चिमी मैदान, फिर है दक्षिणी पश्चिमी मैदान अर्ध शुष्क, फिर है विंध्य पहाड़ियाँ, मध्य मैदान, फिर बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान। अच्छा, ये 9 तो हम लोग याद कर लेंगे। याद इन द सेंस अब अगर आप लोग पूरा मैप देखेंगे तो कौन कौन से ऐसे मतलब जोन्स हमने क्यों डिसाइड कर रखे हैं भाई, हर जगह क्लाइमेट जो है वो डिफ़र करता है। अब एक चीज़ और, जो क्लाइमेटिक, इसमें हम लोग दो टर्म पढ़ते हैं ना नॉर्मली, एक क्लाइमेट होता है और एक वेदर होता है। ठीक है, ये वेदर अलग है, एक ये वाला वेदर है जो हम लोग बात कर रहे हैं। ये तो क्वेश्चन होता है क्या ऐसा हुआ था, वेदर इट हैपेंड और नॉट। और ये होता है मौसम। ठीक है, और ये हिंदी में क्या कहते हैं आप जाने। अच्छा, एक चीज़ और, जो क्लाइमेट है वो हम लोग नॉर्मली 30 to 40 ईयर्स के अंतराल में जो वेदर में चेंजेस आते हैं उसको स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं। और जो वेदर होता है वो 1 or 2 or 3 डेज़, ऑलमोस्ट 3 to 5 डेज़ का जो होता है वो हम लोग वेदर कंसिडर करते हैं। अच्छा, हमारा जो भी यूपी है, मतलब यूपी एक बहुत लंबे कॉर्डिनेट्स के बीच में फैला हुआ है, एक 200 240 और जो 600 समथिंग किलोमीटर है उनके बीच में फैला हुआ है। अब एक जैसी कंटूर है, एक जैसा जोग्राफिकल रीजन तो है नहीं। अब इसी वजह से क्या होता है, हर जगह क्लाइमेट डिफ़र करता है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं बारिश कम होती है। बारिश से रिगार्डिंग देखिए, मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ गोरखपुर में होती है 184.7 सेंटीमीटर, और मिनिमम कहाँ पर होती है, मथुरा में। अच्छा, एक चीज़ और, हमें ये अच्छे से मालूम है कि भाई नेपाल, जो नेपाल वाला रीजन है ऊपर, नेपाल जो एकमात्र ऐसा कंट्री जो कि यूपी के कांटेक्ट में आता है, नेपाल, जिसमें कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कांटेक्ट में आते हैं। मैंने आपको बताया था PL, बस बस है ना, बस बस, और M से महाराजगंज है। मैंने शायद इससे पहली वीडियोस में महाराजपुर बता दिया, महाराजपुर जो है वो नहीं है, महाराजगंज होगा। और ये हमारा यहाँ पे अपने श्रावस्ती बताया था, यहाँ सिद्धार्थनगर था, यहाँ पर बलरामपुर था, यहाँ पे बहराइच था, यहाँ पे L से लखीमपुर खीरी, जैसे नॉर्मली खीरी लिखा रहता है, और P से पीलीभीत था। अच्छा, पीलीभीत में एक चीज़ और मैं आगे बढ़ाऊँगा, वैसे नॉर्मली बता देता हूँ भी, पीलीभीत में हमारे पाया जाता है फुल्लर झील, जो है वो पीलीभीत में ही पाई जाती है। अच्छा, ये सब छोड़िए, हम लोग एक चीज़ बता रहे थे आपको कि भाई नॉर्मली हम लोग जो हिमालय पढ़ते हैं तो हिमालय की 3 रेंज होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है हिमाद्री, ठीक है, एक होती है हिमांचल, हिमांचल जिसे या हिमाचल कह सकते हैं, और फिर आती है लास्ट वाली शिवालिक। जो शिवालिक होती है उसकी नॉर्मली हाइट अराउंड 1500 से लेकर 2000 मीटर तक होती है, और जो उसका लोअर वाला रीजन है वो हमारे गोरखपुर वाले रीजन को टच करता है। ठीक है, अभी मैं अगली वाली क्लास में मैं ये डिस्कस करूँगा कौन कौन से अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका एक एक्रोनिम बना देंगे जिससे कि वो भी याद करने में आसानी होगी। अच्छा, सही है। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि भाई जो लोअर पार्ट है शिवालिक रेंज का, जो कि गोरखपुर के टच में आता है, तो वहाँ पर उस लोअर पार्ट जो निचली शिवालिक है उसको हम लोग डंडवा नाम से जानते हैं। वहाँ पर किस नाम से जानते हैं, डंडवा नाम से। और नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो गोरखपुर क्षेत्र में होती है, सबसे कम जो होती है मथुरा क्षेत्र में, हमने बताई है। अच्छा, गोरखपुर में नॉर्मली कितने दिन तक बारिश होती है, तो 56 डेज़ या 56 डेज़ तक वहाँ पे बारिश होती है। और जो वेस्टर्न यूपी मतलब जो दिल्ली साइड या उस साइड वाला जो रीजन है, जो इस साइड में हमने उस दिन बनाया था, उस साइड वाला जो रीजन है वहाँ पर नॉर्मली 32 डेज़ रेनफॉल होती है। ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद में हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, वो है ये कि मैंने यहाँ पर लिखा था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो हम लोग नॉर्मली, मैंने तुम्हें बताया था उस दिन, मैंने आप लोगों को बताया था मैप में, जब हमने बनाया था सोनभद्र यहाँ पर था। सोनभद्र के बाद जब अपन लोग ऊपर आए थे, सोनभद्र के बाद में यहाँ पे प्रयागराज था, प्रयागराज के बाद में यहाँ पर चित्रकूट था, फिर बांदा था, उसके बाद फिर और आगे आए थे तो हमें महोबा मिला था, फिर यहाँ पे झांसी मिला था। झांसी वाला रीजन कुछ इस प्रकार से था, है ना। और ये जो नीचे ललितपुर था, ललितपुर, जो ललितपुर था, ऊपर जाएंगे तो हम लोग जालौन से मिलेंगे। तो जो ये वाला उसके महोबा जो था उसके जस्ट ऊपर तरफ हमीरपुर है, यहाँ पर कानपुर नगर है, कानपुर देहात है। ऊपर तरफ जाएंगे तो और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र, ये सारा हमारा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कहलाता है। और ये जो रीजन है इसे हम लोग बघेलखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बघेलखंड।
ठीक है जी। अच्छा, बघेलखंड बुंदेलखंड है कि ये दोनों पठार हैं, ये दोनों क्या हैं, प्लेट्यू है, PLAUTAU, PLEU होता है, आई थिंक यही होता है, जो भी है। तो ये प्लेट्यू दोनों पाए जाते हैं। इतना हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। अब कुछ चीज़ें और डिस्कस करने को हैं, वो ये कि NCR रीजन में और बताना चाह रहा था कि सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहली बात ये कि भाई जो यमुना वाला क्षेत्र है ना, यमुना वाला क्षेत्र इन द सेंस जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से वहाँ से निकली। दूसरा जो यमुना है वो हमारा यूपी को हरियाणा से अलग कर देती है। किससे अलग करती है? हरियाणा से उसकी बाउंड्री डिसाइड करती है। फिर जो यमुना है, फिर हम लोग NCR रीजन और पढ़ लेते हैं ना, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। क्या कहते हैं? नेशनल कैपिटल। अच्छा, नेशनल कैपिटल रीजन जो डेवलपमेंट अथॉरिटी कह सकती है, जो ये रीजन है इसके रिगार्डिंग एक पैनल बनाया गया था जो कि 1985 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। फ़िलहाल अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने इसमें हैं? 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 24 डिस्ट्रिक्ट्स में भाई यूपी कॉन्टेक्ट में आता है, हरियाणा आता है और यहाँ राजस्थान आता है, और दिल्ली के तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कंसिडर हो जाते हैं। ओके, मतलब जो हम लोग मान के चलते हैं। फिर आता है यूपी में हमारे टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि हम लोग भाई यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूपी के बारे में बताएंगे। फिलहाल मैं हल्का सा बता देता हूँ कि राजस्थान है, इसमें जो अलवर है, अलवर हो गया, और यहाँ पे भरतपुर है। जो लोग अक्सर राजस्थान या हम लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो मथुरा बॉर्डर में पड़ता, मैंने बताया था उस दिन, मथुरा पड़ता है, उसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पे आगरा था, फिर मथुरा था। मथुरा के इस वाले रीजन में क्या है, यहाँ पे भरतपुर है जो सबसे पहले पड़ता है। और एक चीज़ और, भरतपुर में क्या बर्ड सेंचुरी है, शायद आपने पढ़ा भी होगा। कौन कौन सी 2 पाई जाती हैं? एक है रणथंभौर, दूसरी आप लोग खुद बताइए। ठीक है जी। अब यहाँ ये हो गया। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं NCR रीजन्स वाले, वो मैं बता देता हूँ। NCR रीजन जो डिस्ट्रिक्ट्स जो कि यूपी के कॉन्टेक्ट में आते हैं, इसका मैंने एक एक्रोनिम बनाया था, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। वो है MBBSG। हाँ, फिर गुड मॉर्निंग। ओके, अब ये डिस्ट्रिक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं भाई। ये जो रीजन है इसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट या जो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सब इसी में आ गए। कौन कौन से हैं? मैंने पहला लिखा है मेरठ, फिर आता है बागपत, ये दोनों एडजेसेंट हैं, एक से साथ में एक लगा हुआ है। ओके, फिर आता है बुलंदशहर, फिर आता है शामली, फिर आता है गौतम बुद्ध नगर, फिर आता है हापुड़, फिर आता है गाज़ियाबाद, फिर आता है मुजफ्फरनगर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरपुर में कंफ्यूज रहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें मुजफ्फरनगर यूपी में पाया जाता है और मुजफ्फरपुर कहाँ पाया जाता है? वो है बिहार में। ठीक है, बिहार के काफ़ी इंटीरियर में पाया जाता है मुजफ्फरपुर। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना इसमें चाहता था, ये कि भाई यहाँ पर जो 3 डिस्ट्रिक्ट हमने शामली की बात की यहाँ पर, तो शामली का जो नया नाम बनाया गया था वो था प्रबुद्ध नगर। प्रबुद्ध, ओके। अच्छा, कब बनाया गया था वो बताया था? 28 सितंबर 2011। हमेशा ध्यान रखिए 28 सितंबर 2011। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे जिनके नेम बदले गए थे। वो हम लोग यहीं पे लिखते हैं कौन कौन से थे, देखिए। वो था सबसे पहला शामली, संभल, फिर आता है हापुड़। जो हापुड़ है उसका नाम रखा गया था पंचशील नगर, पंचशील। ठीक है जी, पंचशील नगर। संभल का नाम हमेशा ध्यान रखो, संभल भाई जिसके पास में बल की कमी नहीं थी, इसीलिए इसका क्या रखा गया था नाम? भीमनगर। क्या रखा गया था? भीमनगर। और फिर आता है शामली, शामली
जो सामने लोग होते हैं उनके पास वो किसी चीज़ की उनके पास कमी नहीं होती, ठीक है जी। जैसे कि इसीलिए उसका नाम रख दिया प्रबुद्ध नगर। लेकिन हुआ क्या, जुलाई 2014 में सुश्री मायावती जी की सरकार में क्या हुआ, इसके नाम बदल के वही कर दिए जो पहले थे। ओके, इतना हम लोगों ने डिस्कस किया इस लेक्चर में। फर्दर जो भी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने भी ये बताया था आपको कि कौन कौन सी जो झील है, जो कौन कौन सी झीलें वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ये झील से डायरेक्टली पूछ लेता है फैक्चुअल वाले क्वेश्चन में, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास फॉर लिसनिंग इट इन अ वेरी sensible manner. Thank you so much.